Civil Services Academy, where excellence is not an act, it's a habit. Vedant, where you can clear your all doubts under a better guidance. We are all gathered here for knowing the journey of a civil aspirant, whom we all are. We all विद सभी प्रश्नों के उत्तरों तक आसानी से पहुंचा जा सकता है। एक ऐसा संस्थान जहां ज्ञान से संबंधित सभी संशय, सभी डाउट्स खो जाते हैं। हमें असत्य से सत्य की ओर ले चलें, अधर्म से धर्म की ओर ले चलें और मृत्यु से जीवन की ओर ले चलें। हमारी धार्मिक सभ्यता, संस्कृति, साहित्य, चिंतन और कला में किसी भी शुभ कार्य को करने से पहले दीप प्रज्वलन की जो परंपरा है उसका निर्वहन करते हुए मैं हमारे आदरणीय पाठक सर, हमारी वेदांता की फैकल्टी और हमारे जो मुख्य अतिथि हैं चाहूँगी कि वो आकर माँ सरस्वती का वंदन करें और दीप प्रज्वलित करें। सर्वदा सर्वदास्माकं सन्निधिं प्रिया शारदा शारदा मैं शुक्रिया अदा करना चाहूंगा श्री आदरणीय कमल कुमार पाठक सर का, जो कि डायरेक्टर है वेदांता एकेडमी इंदौर, और साथ ही साथ मैं शुक्रिया अदा करना चाहूंगा श्री मोहित महोरे सर का, जो कि प्रबंध निदेशक हैं, साथ ही साथ हमारी पूरी वेदांता टीम का, क्योंकि दोस्तों इनके मन ने इस प्रोग्राम के माध्यम से इतना शानदार जो प्रोग्राम है हम आपके सामने पहुंचा रहे हैं, तो बस जोरदार तालियां हो जाए वेदांता के लिए। ये वेदांता का प्रोग्राम है और मैंने सुना है कि वेदांती थोड़े पागल होते हैं, क्योंकि पिछले प्रोग्राम में सर ने ही बोला था कि इन वेदांतियन बच्चों के दिल में भरे खुशियों के लच्छे हैं और आप इन्हें पागल ही कह दीजिए, ये पागल ही अच्छे हैं। एवं आप सभी एस्पिरेंट्स का मैं वेदांता परिवार की ओर से हृदय की गहराइयों से कुछ पंक्तियों के साथ स्वागत, वंदन एवं अभिनंदन करती हूँ। चांदनी चांद से मिलती है तो रोशन जमाल करती है, चांदनी चांद से मिलती है तो रोशन जमाल करती है, खुशहाल करती है। ये विद्वता की नूर की रौनक महफिल है मेरे मित्रों, ये महफिल सभी सितारों का इस्तकबाल करती है। तो एक बार जोरदार तालियां चाहूंगी एक ऐसी शख्सियत को जिनसे आप जितनी बार मिलेंगे अपने अंदर कुछ नया उत्साह और उमंग ही पाएंगे। उन्हें सुनने के बाद अपने विचारों से क्रांति लाएंगे और अपने जीवन में सफलता की नई ऊंचाइयों को छू जाएंगे। और इसका बेहतरीन उदाहरण हम सबके बीच इस मंच पर इस वक्त मौजूद हैं ज़ेबा खान मैम और पल्लवी वर्मा मैम। एक बार जोरदार तालियों से स्वागत किया जाए। टाइम फॉर पाठक सर, वन मिनट। क्लास में ज़्यादा पाया जाऊँ, ऑफिस में कम। ठीक, तो मैं बेसिकली आई एम अ टीचर। सेकंड थिंग कि चूंकि आप सुनने आए हैं आज पल्लवी और ज़ेबा को, तो मैं बहुत कम बोलूँगा आज, बाकी कल से अपन स्टार्ट करेंगे, कंटिन्यू करेंगे। एक चीज़ जरूर बोलूँगा मैं थोड़ा सा कि एक छोटी सी घटना के साथ 2011 था और आई वाज वेरी कमिटेड टू IAS, मतलब एक जुनून था अंदर
बहुत पैशन था, यही करना है, स्टेट के बारे में ज़्यादा सोचता नहीं था। 2011 में मेरा लास्ट अटेम्प्ट था और हम 3 रूममेट थे। तो फॉर्चुनेटली आप देखना 2 ऑफ देम वेयर IPS और हम तीनों ने इंटरव्यू दिया था उसमें 11 का, और वो बहुत कॉन्फिडेंट था मैं कि मेरा हो जाएगा, बट रिजल्ट आया और उस समय चूँकि 4 अटैम्प्ट थे, लास्ट अटैम्प्ट था 2011 में और मैं फेल हो गया, मतलब मेरा नहीं हुआ था। तो वो दिन मेरे ख्याल से मेरी लाइफ का सबसे पेनफुल डे था, क्योंकि आप एक ड्रीम जीते हैं, देखते नहीं हैं, और शायद आगे अटैम्प्ट नहीं था, तो बड़ा अनफॉर्चुनेट फील कर रहा था मैं अपने आप को। ठीक है, फिर मेरे जो यहाँ के फ्रेंड्स थे इंजीनियरिंग के भी, बेसिकली आई एम इंजीनियर, और आप जानते हैं कि इंजीनियर से बड़ा ऑफिस आज तक बना ही नहीं। इंजीनियरिंग करना अपने आप में दुनिया की सबसे बड़ी अचीवमेंट है, क्योंकि ये एग्जाम आपको बिना पढ़े निकालनी होती। एक एग्जाम ऐसी है जिसमें आप सिलेबस देखते हैं पेपर के जस्ट एक दिन पहले है क्या, 3 घंटे लगते हैं आपको उसका कंटेंट इकट्ठा करने में, कहाँ मिलेगा, फिर 1 घंटे लगता है आपको कि इसमें से कौन सा क्वेश्चन फंसेगा, आ सकता है, तो 7 क्वेश्चन निकालते हैं, लास्ट के 2 घंटे में 3 पढ़ते हैं, और वहां आपका ना टारगेट सिलेक्शन होता है ना कुछ होता है, इट इज ओनली 35, 100 में से 35। यदि किसी ने 36 भी लेके आ गया ना, तो वो इंजीनियरिंग कम्युनिटी से उसे बाहर कर दिया। तो टॉपर्स हमारे ग्रुप के नहीं होते, इंजीनियरिंग में जो टॉप करता है इज नॉट अ इंजीनियर, तो ये होता ही नहीं है, 35 का गेम होता। तो वैसा उस टाइप से हमारा बैकग्राउंड रहा है एजुकेशनल, इंजीनियरिंग जबलपुर से। तो एक्चुअली कुछ फ्रेंड्स थे जॉब कर रहे थे पुणे हैदराबाद, उनसे बात हुई तो बोले आ जाओ, हो गया जुनून, कर लो ज्वाइन। क्योंकि इसके पहले मैं किया था, 6 महीने मैंने जॉब किया था, देन आफ्टर में वहाँ से क्विट करके फिर यहाँ इंदौर आ गया था। अल्टीमेटली उन्होंने ये बोला आ जाओ जॉब कर लो। तो फिर मेरे यहाँ के जो फ्रेंड्स थे, जिन लोग जैसे जितेंद्र शुक्ला जी, ही वाज माय वन ऑफ द बेस्ट फ्रेंड, रूममेट भी रहे, ही इज इन IPS इन रायपुर, तो उनका हो गया था उस अटेम्प्ट में सिलेक्शन। तो उनसे बात हुई तो उन्होंने मुझसे ये बोला, बहुत अच्छी, आज भी मुझे ध्यान है कि रात को मैंने उनसे बात की तो बोले आप क्या, तो मैंने कहा जॉब करूँगा। तो फिर बोले फिर ये क्या किया तुमने 4-5 साल, तो मैंने कहा मेहनत तो बहुत की थी पर सिलेक्शन नहीं हुआ, ये एक अलग मैटर है, तो अब क्या करूं। तो बोले जो तुमने पढ़ा था उसे सिलेक्शन तक क्यों जोड़ रहे हो, क्या वो सब बेकार था, अब जाके तुम्हें एक क्लैरिकल जॉब करना, इंजीनियरिंग मीन्स क्लैरिकल जॉब। मुझे नहीं लगता TCS में जो इंजीनियर्स हैं वो कोई ऐसी जॉब है क्रिएटिव टाइप की, वहाँ जाके आपको बस वर्क करना होता है, तो क्या करें। तो बोले तुम फेल क्यों हुए, तो मैंने कहा कुछ कमियां रही होंगी। तो बोले तुम्हें पता है क्या कमियां थी, मैंने कहा अब पता है लेकिन अटेम्प्ट नहीं है। तो एक काम करो, ये कमियां तुम दूसरों को बताओ, तुम ये मत बताओ कि एक्चुअली तुम्हें क्या आता है, तुम ये बताओ तुम्हें क्या नहीं आता है जिसके कारण तुम रुके। तो फिर तो बोले पढ़ाओ। मुझे आज भी ध्यान है 2011 में जब 11 मतलब 10 से पढ़ा, तो मैं वो पहले भी रहा था पर वो दूसरी कोचिंग्स में थे, बहुत अच्छे लोग थे, तो मैं केवल ऐसा कि भाई अपना एक फाइनेंशियल जो नीड है वो पूरी हो जाए। उसके बाद में फिर 2-3 लोग जो थे मेरे पास आए, मैंने पढ़ाया। अच्छी चीज़ ये रही मेरी कि जब मैंने अपनी कोचिंग डाली थी ऑफिशियली, तो उसमें मुझे जो पहला बैच मिला था 50 स्टूडेंट्स थे उसके अंदर, पर आज भी मुझे ये प्राउड फील होता है उस बैच के साथ। क्या पता क्या एक इमोशनल अटैचमेंट है उस बैच के साथ कि आउट ऑफ मतलब जो 50 थे उसमें से 42 स्टूडेंट्स जो थे वो आज स्टेट सर्विस में, मोस्ट ऑफ देम वी आर क्लास 2 वो आज भी जो स्टेट है उसमें सर्विस दे रहे हैं। और आज भी मेरे पास जनरली थोड़ा सा बिजी हो गया या ये रहता है, लेकिन उन लोगों के रिगार्डिंग यदि कोई चीज़ होती है, उनकी शादियाँ हो रही हैं कुछ, तो मैं फिर कोचिंग ड्रॉप करके उनके यहाँ जरूर जाता हूँ, 10 मिनट के लिए जाऊँ और कहीं भी हूँ वो दुनिया में, तो उनके पास तो मैं पहुँचता हूँ इन 42 स्टूडेंट्स के पास। मैं अब देखना मुद्दे वाली बात कि उस दिन मुझे इतना गंदा लग रहा था, मैं अपने आप को सोच रहा था कि यार फॉर्चुनेट थे शुक्ला जी या ये वो, क्योंकि मेहनत तो मैंने भी की थी और मैं बड़ा अनफॉर्चुनेट फील कर रहा था अपने आप को। लेकिन आज और इसके पहले भी कई बार मुझे लगता है कि अनफॉर्चुनेट जैसी चीज दुनिया में होती नहीं, ये आपका एक नजरिया होता है। हो सकता है क्योंकि उसके बाद में पल्लवी हो, जेबा जैसे लोग हों, ये मुझे इतना प्राउड फील कराते हैं कि मुझे लगता है बहुत अच्छा हुआ कि मैं 2011 में अनफॉर्चुनेट था।
इन लोगों के बीच में बैठकर बड़ा प्राउड फील होता है कि यार चलो कुछ तो दिए। दूसरी चीज कि ये वहाँ चेयर पर बैठे, आप लोग सब चेयर पर बैठे, ये चेयर पर बैठे पल्लवी ज़ेबा, आपको लग रहा होगा कि उस चेयर से इस चेयर के बीच में कितना माइनर डिफरेंस, थोड़ा सा चलना और आ जाओगे। पर यकीन मानो, फील करो इस बात को कि इसमें कितना आपकी लाइफ का सैक्रिफिकेशन, कितना प्रेशर, कितना टेंशन, और इन सब चीजों के ऊपर जाकर और अपने आप में पेशेंस बनाकर ऑनेस्टी के साथ में अपने टारगेट को सेट करके उस पर बढ़ना। यदि ये आपने कमिटमेंट किया खुद से तो डेफिनेटली ये बहुत इजी है आपको वहां से यहां आना। लेकिन इसमें बहुत सारे सैक्रिफिकेशंस हैं, ध्यान रखना। आप ये मत सोचना कि पल्लवी या ज़ेबा जैसे लोग की फॉर्चुनेट है। लोग बोल देते हैं कि यार लकी हैं कि आईएएस बन गए। ये आईएएस में लक होता ही नहीं है कहीं। एक छोटा सा इंसिडेंट और फिर आप इन लोगों से इंटरेक्ट करना पूरा। मैं 2011 में इंटरव्यू दिया था, ठीक, आईएएस का 10 में भी दिया था। जब हम लोग गए वहाँ, आप लोग का तो एक्सपीरियंस है, उनका जो इंटरव्यू बोर्ड होता है, जहाँ इंटरव्यू होता है, उनका स्टाफ जो है एक्चुअली यूपीएससी का, जो आपको वहाँ ट्रीट करता है, इतना हम्बल स्टाफ, इतना मतलब मैं बता नहीं सकता कितना अच्छे से वो बिहेव करते हैं। तो सबसे पहले जो सेक्रेटरी थे वहाँ यूपीएससी के, तो वो एड्रेस करने आए हम लोग के पास। तो अब चूंकि इंटरव्यू दे रहे हैं, डरे हुए लोग हैं, बहुत डर लगता है वहाँ जाके इंटरव्यू दे रहे। तो उन्होंने आके क्या बोला, बोले तुम लोग को क्या लग रहा है आगे वहाँ इंटरव्यू बोर्ड में टेररिस्ट बैठे हैं क्या कि तुम्हें गोली मार देंगे देख के? अरे कन्वर्सेशन है, एक डायलॉग है तुम लोग के बीच में, सिंपल रिलैक्स होके जाओ। तो वो बताते कि मैं भी एक दिन वहीं बैठा था, मैं भी यही सोच रहा था कि गोली तो नहीं मार देंगे, और मैं अंदर गया, मुझे पता ही नहीं चला कि कब 30 मिनट्स हो गए, और मुझे ये नहीं पता चला कि मैं यूपीएससी का इंटरव्यू दे रहा। तो इसलिए रिलैक्स रहो आप। फिर उन्होंने जो बात बोली वो बात आज भी मुझे याद है। तो बोले कुछ लोग ये बोले यूपीएससी में 100% लक काम करता है सिलेक्शन में। क्या बोले? 100% लक काम करता है सिलेक्शन। तो हम लोग दंग रह गए, यार इतनी मेहनत फालतू में की, किसी ज्योतिष के यहाँ जाते हवन कराते। तो अच्छा, स्टेट में थोड़ा सा मुझे लगता है कि भाई 50% आपकी मेहनत भी काम करती है। थोड़ा मुझे अपना पर्सनल, मेरा अपना है ये पर्सनल एक्सपीरियंस कि थोड़ा लक भी होता है। यहाँ तो ये 100% लक की बात कर रहे हैं। उन्होंने ये बोला कि लेकिन ये 100% लक तब काम करता है जब आपकी 100% मेहनत कंप्लीट हो जाती है। यदि आपकी 99.99 भी रह गई ना, तो आप यहाँ नहीं बैठे होते आज। तो यहाँ जितने लोग बैठे हैं वो पूरे 100% मेहनत वाले हैं। और आप मानो कि इनमें से कुछ लोग सिलेक्ट होंगे, कुछ नहीं भी होंगे, तो ये मत सोचना कि आपकी मेहनत में कुछ कमी थी। आप समझ जाओ कि यहाँ जो लोग सिलेक्ट हो रहे हैं वो 100% मेहनत के बाद आए हैं और उनका 100% लक काम किया, तो वो यहाँ पर। और जिनका नहीं होगा तो ये मत सोचना कि उन्हें कुछ नहीं आता। दे आर द क्रीम ऑफ दिस नेशन। तो इसलिए आपको भी डिप्रेस नहीं होना अपनी लाइफ में, क्योंकि ये नॉलेज आपको यहाँ तक लेके आया है, तो इसे आप स्प्रेड करना समझ। तो वो चीज मुझे हमेशा ध्यान रहती थी कि यार हुआ तो हुआ, नहीं हुआ तो नहीं हुआ। अब जो कमियां हैं जिनके कारण हम रुक गए, क्योंकि डेफिनेटली जो सिलेक्ट हो रहा है वो एक कदम तो हमसे आगे, तो जो कमियां हैं वो एक कदम में हमने कहा क्या भूल की, तो वो हम बताते जाएंगे। इसके बाद एक छोटा सा कोचिंग स्टार्ट किया, उसके बाद में ठीक है रिजल्ट बहुत अच्छे मिले, आज इस मुकाम पर पहुंचे, सब चीजें हैं। पर एक चीज मैं आप लोगों से कहूंगा कि अभी जिस टाइम को हम फेस कर रहे हैं वो एक ऐसा टाइम है, बड़ा क्रूशल टाइम है, क्योंकि ये पैंडेमिक एज के कारण मुझे पता है बहुत लोगों की कंटिन्यूटी ब्रेक हुई है, इवन सभी की। और इस समय में स्टडी से ज़्यादा मोटिवेशन जरूरी है बच्चों में, क्योंकि अल्टीमेटली आपको ये भरोसा होना चाहिए कि आप कर सकते हैं ये चीज़, ठीक। तो आपको जनरली आई एम टीचर ऑफ पॉलिटी स्पेशली, तो आर्टिकल 21 का एक बहुत एक्सपांड किया था सुप्रीम कोर्ट ने एक केस में। उन्होंने कहा था कि ये केवल जीवन जीने का राइट नहीं है, मतलब लाइफ एंड पर्सनल लिबर्टी वाला मैटर। उन्होंने कहा था कि डिग्निफाइड लाइफ, तो उसे एक्सपांड कर दिया था कि जीवन का अर्थ उसके आसपास की बहुत सारी स्थितियों से। और उन्होंने फिर इसके बाद में उसे एक्सपांड करते चले गए वो कि भाई इसमें क्या है, डिग्निटी में क्या क्या, बहुत सारी चीजें आई। वैसे ही आज जो यूपीएससी कर रहे हैं या स्टेट कर रहे हैं, तो आप ये मत सोचना जो अभी के जो सर्कमस्टेंसेस बने हैं कोविड के बाद, तो एक्चुअली इसमें आपको स्टडी तो करना ही है, लेकिन उस स्टडी के साथ में अभी आपको बहुत सारे चैलेंजेस फेस करना है, क्योंकि 2 साल का ब्रेक हो गया है, नया बच्चा है, वो भी
कुछ कर नहीं पाया। इसमें बहुत सारे जो चुनौतियां, जो चैलेंजेस हैं, उसमें प्रेशर, फैमिली प्रेशर, सोसाइटी प्रेशर, फाइनेंशियल बैरियर्स, बहुत सारी चीजें हैं। तो आप ये मानना, आप ये समझना कि ये स्टडी के साथ साथ हमें इन चीज को भी फेस करना है, लेकिन इनको हमें बहुत पेशेंस के साथ और सब इनको फेस करना है। हमारा डेस्टिनेशन सिलेक्शन होना चाहिए, ठीक। और इसका बहाना नहीं होना चाहिए कि हमारे पास ये था, ये नहीं था, ये लिमिटेशंस थी इसलिए हम नहीं कर पाए। आपको इनको साइड रखना है, पेशेंस के साथ, ऑनेस्टी के साथ आप लोग तैयारी करो। बाकी जहां तक जो सबसे पहले तो सभी वेदांतियंस और जो स्टूडेंट्स हैं, सभी एस्पिरेंट्स हैं यूपीएससी के, उनको मैं वेलकम करता हूं, भूल गया शुरू, ठीक। तो यहाँ पर हम अवेलेबल सबके लिए हैं, मैं केवल वेदांतियंस की बात नहीं कर रहा हूँ, कि आउटसाइडर्स भी हैं। आपको जब नीड हो, मतलब दूसरे कोचिंग से हैं, आप ले सकते हैं सजेशंस, कोई प्रॉब्लम नहीं है, पर डेस्टिनेशन को फोकस करना है सबको। और ध्यान रखना कि ये बाधाएं हैं जो आप देखते हैं, चीजें जो आपको बाध्यताएं नहीं, कि हम इसे बाध्यता बना लें, ये बैरियर्स हो सकते हैं। बस आप आगे बढ़ो, पर आपको यूपीएससी और स्टेट पर फोकस करना है। आपको उस सीट से जहां आप बैठे हैं, वहां से इस सीट तक लाने के लिए हम 100% कमिटेड। अब जब बुलाओगे, जब आपको जिस हेल्प की जरूरत पड़ेगी हम करेंगे, पर एक चीज ध्यान रखना, उठ के चल के आपको आना है। हम वहां से आपको उठा के नहीं लाएंगे यहां तक, मतलब मेहनत आपको करना है, ठीक। तो ये तो एक जनरल चीज थी जो मैंने बता दी आप लोगों को। अब बेसिकली जिस चीज के लिए आप यहाँ इकट्ठे हुए हैं, पल्लवी मैम को एक और चीज कि इसमें पोस्ट अलॉटमेंट हो गया है, तो जो पल्लवी जी हैं उन्हें प्रॉपर आईएएस अलॉट हुआ है, सब मतलब अब बड़ा प्राउड फील होगा। कलेक्टर पल्लवी वर्मा जी, जेवा 100% इनकम टैक्स कमिश्नर। तो अगली बार जो क्लैपिंग हो रहा है, ये तालियां जो बज रही हैं, ये आपके लिए बजना चाहिए। ये खुद से कमिटमेंट करो, सब चीजों को छोड़कर एक दिन हम वहां बैठेंगे, और ये केवल बहुत इजी है, ऑनेस्टी के साथ मेहनत करो, बस आप बैठोगे वहां, ये ऑनेस्टी है बस, अपनी पढ़ाई के साथ, कोई बहाने नहीं, 100% कमिटमेंट, आप वहां बैठे मिलोगे, ठीक। बाकी जो हेल्प लगे तो हम लोग हैं, जितना हो सकता है उतना हम करेंगे, ठीक। तो अब बस यहीं तक, बाकी कल से सुनोगे आप वही लेक्चर्स में, ठीक। मेनली पल्लवी और जेवा को सुनिए आप, जिसकी जो क्वेरीज हैं, जो डाउट्स हैं यूपीएससी स्टेट को लेके, आप इजीली पूछ सकते हैं, ठीक। ओके, थैंक यू। थैंक यू सो मच सर। बिल्कुल सही कहा है आपने कि बिना मेहनत के तख्तो ताज नहीं मिलते, बिना मेहनत के तख्तो ताज नहीं मिलते, और अंधेरे में भी ढूंढ लेते हैं, अंधेरे में भी ढूंढ लेते हैं मंजिल अपनी, क्योंकि जुगनू किसी रोशनी के मोहताज नहीं होते। दोस्तों, अब मैं मिलवाना चाहूंगा हमारे बीच उपस्थित मध्य प्रदेश की ऐसी 2 प्रतिभाओं से, जिन्होंने संघ लोक सेवा आयोग की परीक्षा में सफलता प्राप्त कर न सिर्फ अपने सपनों को पूरा किया है, अपितु इस प्रदेश का गौरव बढ़ाया है। सबसे पहले मंच पर उपस्थित सुश्री पल्लवी वर्मा मैम, जिन्होंने यूपीएससी 2020 में ऑल इंडिया रैंक 340 हासिल कर आईएएस का पद प्राप्त किया है। दोस्तों, हमारे बीच वर्तमान में कलेक्टर पल्लवी वर्मा मैम मौजूद है। अब जोरदार राउंड ऑफ अप्लॉज होने चाहिए मैम के लिए। मैम के स्वागत के लिए 2 पंक्तियां मैं पढ़ना चाहूंगा कि स्वीकृत आमंत्रण किया, रखा आपने हमारा मान, और कैसे करे कृतज्ञता, कैसे करे कृतज्ञता, स्वागत है श्रीमान कलेक्टर। मैं आदरणीय अरविंद सर से अनुरोध करूंगा कि वो मैम का स्वागत करें। इस बेला को आगे बढ़ाते हुए मैं जेबा में
सो मच। इस बेला में आदरणीय पाठक सर के सम्मान के लिए आमंत्रित करना चाहूंगा श्री दीपेंद्र सर को। मैम का स्वागत करें श्रीफल और सॉल के साथ। तो एक बार जोरदार तालियां